चलिए बात करते हैं इसके अंदर अल्टीमेट लिमिट मेथड के बारे में, अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में। ठीक है, तो एक बार ये पहले हो गया था तो इसको हटा देते हैं। अल्टीमेट लोड मेथड्स ऑफ डिज़ाइन, इसकी डेफिनेशन है इम्प्रूवमेंट ओवर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोड फैक्टर मेथड एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड। And in this definition, the non-linear stress-strain behavior of a steel and concrete is considered, and design is based on the ultimate load near failure condition. लोड फैक्टर कंसेप्ट की बात करते हैं तो लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड, डिज़ाइन लोड और सर्विस लोड। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स आर असाइंड डिफरेंट लोड फैक्टर्स लाइक डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सीजमिक लोड, स्नो लोड। Overcomes a major drawback of WSM, where all loads are treated with same uncertainty. Basis of design. Structure is designed at the verge of collapse. Strength and safety are ensured at ultimate load. Service stress are not governing criteria. Limitations of ultimate load method. First, does not guarantee satisfactory performance at the service load with good strength at ultimate load, but serviceability may not be satisfied. Non-linear analysis is required. Non-linear stress strain behavior of concrete and steel is assumed. Non-linear analysis is complex to cumbersome for routine design of the structure. कंक्लूजन की बात करें तो ULM improve safety against collapse but ignore serviceability requirement. Hence, a more balanced method was required. Next, लिमिट स्टेट मेथड्स, इसका बैकग्राउंड की बात करें अर्लियर मेथड WSM एंड ULSM बेस्ड ऑन सर्विस लोड एंड बेस्ड ऑन अल्टीमेट लोड ओनली. LSM combined with safety at ultimate loads and serviceability at service load. बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो डिफरेंट सेफ्टी फैक्टर्स आर यूज्ड लाइक अल्टीमेट लोड, सर्विस लोड. बेस्ड ऑन द probabilistic approach, separate treatment for the different types of failure, different types of material, different types of load. Definitions of the limit state की, limit state is limit state of about to collapse and impending the failure. Beyond this stage, structural collapse or become unserviceable. Types of limit state. First, limit state of collapse. You deal with the strength of structure and failure mode flexure, compression, shear, and torsion. Next, include failure like collapse, overturning, slide, and bucklings. Limit state of serviceability. It deals with the deformations and performance. A structure become unserviceable due to excess deflection, crack, vibration, and leakage. Various serviceability limit state: deflection, excessive vibration, corrosion, and crackings. Cracking tensile strength of concrete is not considered. एक इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं. इफ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट इज रीच्ड द स्ट्रक्चर कैन रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द अनलोडिंग. इफ कोलैप्स लिमिट स्टेट इज रीच्ड द स्ट्रक्चर विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप. शमरी की बात कर लेते हैं. जो WSM होता है ये सेफ बट ओवरली कंजर्वेटिव होता है. ULM सेफ इन स्ट्रेंथ बट इग्नोर सर्विसिबिलिटी. LSM मोस्ट रेशनल मेथड है, इंश्योर सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी एंड अडेप्टेड इन मॉडर्न डिज़ाइन कोड. नेक्स्ट बात करते हैं लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर. लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन, इसकी डेफिनेशन है सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल मॉडर्न डिज़ाइन मेथड यूज्ड इन लोड फैक्टर एंड रेजिस्टेंस फैक्टर. बेसिक डिज़ाइन कंडीशन की तो डिज़ाइन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू द डिज़ाइन लोड लाइक दिस. यहाँ पे जो RN है ये नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस है, ये जो SN है ये नॉमिनल कैरेक्टरिस्टिक लोड इफेक्ट है, ये रेजिस्टेंस फैक्टर है और ये लोड फैक्टर है. तो इसको लिखा जाएगा ऐसे: फाई RN ग्रेटर देन गामा SN.
मीनिंग ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस फैक्टर जो होता है तो टेक केयर ऑफ अनसर्टेनिटीज इन मटेरियल प्रॉपर्टीज, पोजीशन रेशियो, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ वेरिएशन, एंड फाई इज लेस देन यूनिटी। लोड फैक्टर की बात करें तो टेक केयर ऑफ पॉसिबल ओवरलोडिंग, अनसर्टेनिटी इन लोड, वेरिएशन इन लोडिंग कंडीशन। गामा इज ग्रेटर देन यूनिटी, इसका पर्पज हो रहा होता है इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट फेलियर, कंसिडर अनसर्टेनिटीज इन load and material resistance, provide rotational, rational and safety chain। नेक्स्ट चलते हैं, सेफ्टी कंसेप्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द लोड रेजिस्टेंस फैक्टर के बारे में। फ्रॉम डिज़ाइन कंडीशन, ये इसका फॉर्मूला शो होता है। इसको रीअरेंजिंग करने के बाद में, इसको रीअरेंज करेंगे आप तो ये बन जाएगा गामा बाई फाइव। एप्लीकेशन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये जो गामा बाई फाइव is treated as a factor of safety applied on material strength used to get permissible stress। अब बात करते हैं एप्लीकेशन अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में। इसको रीअरेंजिंग करते हैं तो इसमें आर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस एन फाइव आई गामा हो जाएगा। ये जो होता है यहाँ भी लोड फैक्टर होता है अप्लाइड ऑन द लोड यूज टू गेट अल्टीमेट लोड्स। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीपल पार्सल सेफ्टी फैक्टर मेथड टू डिज़ाइन। सबसे पहला आता है अडेप्शन, ये अडेप्ट किया था इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 में। बेसिक डिज़ाइन एक्सप्रेशन जो है इसकी आर डी ग्रेटर देन एस टी होता है। डिज़ाइन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कैलकुलेट यूजिंग स्लाइटली ओवनर मटेरियल स्ट्रेंथ एंड पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल। इसका जो एग्जांपल है ये कंक्रीट और स्टील के लिए जो होता है ये होता है 0.67 एफ सी के डिवाइड बाई गामा सी, और स्टील के लिए होता है ये एफ वाई डिवाइड बाई गामा एस होता है। एस डी जो होता है ये क्या होता है, ये डिज़ाइन लोड होता है। कैलकुलेट यूजिंग इनहेंस द लोड इफेक्ट एंड पार्शियल
सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड इंक्लूड होता है इसमें डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो कंसेप्ट में क्या है, यूजेज टू सेपरेट पार्शली सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल फॉर फूड। Material strength is reduced, load effect are increased, safety is ensured on the both sides. Advantage की बात समझे तो more rational than single safety factor. Consider uncertainty in material strength, uncertainty in loading forms the basis of limit state design. अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 2000 रिकमेंडेशंस फॉर LSM, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है इसके अंदर, दैट वैल्यूज ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। कॉन्क्रीट के लिए इसको कार्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ FCK। स्टील के लिए कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे M30 ग्रेड के लिए FCK 30, FE 415 के लिए FY 450 न्यूटन पर mm। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की बात करें, हमने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात की थी, अब लोड की बात करते हैं। दैट लोड विच हैज़ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड मेंशन्ड इन द क्लॉज 36.2। अब बात करते हैं सेकंड की, तो ये रिकमेंड करता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी करता है, ग्रेड नॉट अलाउ करता है M20 फॉर RCC के लिए, ग्रेड लोअर देन M20 फॉर द RCC एंड ग्रेड लोअर देन M30 इन कोस्टल एरियाज। तीसरा आता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, जिसका पर्पज होता है टू रिड्यूस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड टू ऑब्टेन डिज़ाइन स्ट्रेंथ। फॉर कंक्रीट के लिए लेते हैं अपन 1.5, डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए FCD 0.6 FCK डिवाइड बाई गामा C, और इसको 1.5 से डिवाइड करने के बाद में जो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो वो है फॉर्मूला 446 FCK। इसका रीजन होता है कंक्रीट क्वालिटी वेरीज मोर, हेंस हायर सेफ्टी फैक्टर इज यूज्ड। स्टील की बात करते हैं तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है 1.15 होता है, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो होती है इसकी ये 0.87 FY होती है। ठीक है, इसका रीजन है कि स्टील इज ए फैक्ट्री कंट्रोल्ड एंड वेरिएशन इज लेस कंपेयर टू कंक्रीट। फोर्थ की बात करेंगे तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट की बात करते हैं, तो कंक्रीट डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो होती है 0.067 FCK डिवाइड बाई 1.5 होता है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की बात करें तो FY डिवाइड बाई 1.15 होता है। अब बात करती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एट सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट के बारे में, तो कंक्रीट 1 होता है, स्टील भी 1 होता है, मतलब दोनों का ये फैक्ट्री फैक्टर सेम होता है कहाँ पर, सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट में। रीजन वी आर इंटरेस्टेड इन एक्चुअल डिफ्लेक्शन एंड एक्चुअल क्रेक विड्थ, तो नॉट इन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब इसकी एक समरी देख लेते हैं हल्की सी। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है बेस्ड ऑन 5% फेलियर प्रोबेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक लोड जो होता है बेस्ड ऑन 95% नॉन एक्सीडेंस probability, and design strength is obtained by dividing characteristic strength by partial safety factors. Concrete is given higher सेफ्टी फैक्टर दैन स्टील। द अल्टीमेट स्टेट के लिए 1.5 होता है कंक्रीट का, स्टील का 1.15 होता है। सर्विसेबिलिटी लिमिट के लिए 1 होता है दोनों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स। डिज़ाइन लोड की बात करते हैं तो डिज़ाइन लोड होता है पार्शियली सेफ्टी फैक्टर लोड इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। लोड टाइप्स होते हैं डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड। लोड कॉम्बिनेशन फॉर द अल्टीमेट लिमिट स्टेट और कोलैप्स के लिए होता है 1.15 डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.15 डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड का कॉम्बिनेशन, डेड लोड 0.9 प्लस 1.5 अर्थक्वेक used for stability against overturning and possibility of stress reversal। तो क्या यूज करते हैं इसके लिए 0.9
डेड लोड प्लस 1.5 EQ। एक तो ये पेंसिल चलती भी नहीं है इस पर। डी जो है 1.2 डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड, ये किसके लिए है? रिड्यूस फैक्टर 1.2 इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ 1.5। इसका रीजन इट इज अनलाइकली दैट डेड लोड, लाइव लोड एंड अर्थक्वेक लोड विल all reach their peak values simultaneously, so that's why it is reduced 1.2। load combinations of serviceability limit मेथड के लिए, लिमिट स्टेट के लिए वेरी अनकंफर्टेबल। इसमें जो फर्स्ट आता है 1 आता है डेड लोड लाइव लोड के कॉम्बिनेशन का मल्टीपल फैक्टर, डेड लोड अर्थक्वेक का मल्टीपल भी 1 आएगा, और इसमें डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड में 0.8 आ जाएगा किसके अंदर? सर्विसिबिलिटी के अंदर। ये आपको याद रखना। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर द लोड कॉम्बिनेशन, जैसे डेड लोड, लाइव लोड। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए डेड लोड 1.5 होता है और लाइव लोड के लिए 1.5 होता है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए डेड लोड, लाइव लोड सेम होता है 1:1। लोड कॉम्बिनेशन की अगर इसकी बात करें डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए, तो इसके अंदर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है डेड लोड 1.5 और 0.9 होता है। विंड लोड या अर्थक्वेक लोड के लिए 1.5 होता है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड इतना होता है। ये सारे डेटा आ जाए, ये आप रट लो, ठीक है। उसके बाद में आता है डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट जनरल में बात करते हैं इसके, तो एप्लीकेशन फॉर फ्लेक्सुरल बेंडिंग कंप्रेशन रिकमेंडेड बाय द दिस कोड एंड 2 कर्व्स आर यूज्ड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेन कर्व एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है 0.67 FC के होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट एक्चुअल मटेरियल स्ट्रेंथ। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट के लिए 1.5 यूज होता है टू कन्वर्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू टू डिज़ाइन वैल्यू। डिज़ाइन कर्व ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व और ऑर्डिनेट बाय गामा सी। मैक्सिमम डिज़ाइन स्ट्रेस जो होता है 0.67 FC के डिवाइड बाय 1.5, 0.004 C के, जो हमने पहले ही बता दिया था आपको। स्ट्रेंथ लिमिट इन कंक्रीट की बात करें तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सियल कंप्रेशन के लिए तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है 0.002 या 0.2% होता है। कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो होती है कितनी होती है? 0.0046 होता है। फॉर कंबाइंड एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेन बेरीज होती है वो 0.002 से लेकर 0.0035 होती है। ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे? पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एंड मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस रिमेन 0.00 FC के। एक नोट दे रखा है वो देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट अंडर प्योर कंप्रेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज कोलैप्स अंडर प्योर कंप्रेशन इज नॉट रिलेवेंट फॉर द लिमिट स्टेट डिज़ाइन। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रेनफोर्सिंग स्टील के लिए, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील ये होती है यील्ड स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेंशन टेस्ट। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स 1.15 होता है, यूज होता है टू रिड्यूस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ टू डिज़ाइन स्ट्रेंथ। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो FYD के बराबर होता है FY/γS। यही इसकी वैल्यू यूज करते हैं 1.15 और ये टोटल FYD जो निकल के आता है 0.87 FY निकल आता है। डिज़ाइन स्ट्रेन वैल्यू जो होती है ये होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू निकल के आती है 0.87 FY डिवाइड बाई ES, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ES जो होता है इसकी वैल्यू 2 × 10⁵ MP होता है। फॉर माइल्ड स्टील के लिए बात करें तो क्लियर यील्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है एंड इलास्टिक रीजन फॉलोड बाय द यील्ड प्लेट्यू। डिज़ाइन कर्व इज रिड्यूस्ड वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कर्व। कोल्ड वर्कर्स बार के बारे में बात करें तो नॉट डेफिनेट यील्ड पॉइंट्स होता है। यील्ड टेकन एट 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस। ट्रांजिशंस फ्रॉम द इलास्टिक टू प्लास्टिक बिहेवियर इज अज्यूम्ड। की पॉइंट्स है कुछ जो डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेस ये होता है 0.87 FY। डिज़ाइन स्ट्रेन ये होता है 0.87 FY बाई ES, है ना। तो स्ट्रेस याद रखना, स्ट्रेन याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है, समरी देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस कितना होता है 0.67 FC के। डिज़ाइन स्ट्रेस इतना, ये इसकी वैल्यू 1.5 एंड मैक्सिमम स्ट्रेन जो होती है 0.002 होता है एक्सियल कंप्रेशन में अप टू 0.005 कहाँ? फ्लेक्चर प्लस कंप्रेशन के अंदर। स्टील की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY होती है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ 0.87 FY होती है। जो इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज होता है 1.15 होता है। ES जो होता है इतना यूज होता है और डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू ये होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट।
वेरियस टाइप्स ऑफ यंग मॉडुलस और प्लास्टिसिटी और कंक्रीट के बारे में। Initial tangent of modulus. Definition: slope of stress strain curve at the region at the origin represents the maximum value of modulus of plasticity of concrete as per IS 456/2000 EC 500 अंडर रूट FC के होता है। क्या होती है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे स्लोप क्या होती है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, ठीक है, स्लोप होती है जो रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, यूज एज ए स्टैंडर्ड मॉडुलस इन डिज़ाइन प्रैक्टिस एंड अज्यूम टू रिप्रेजेंट इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए कंक्रीट। अब बात करते हैं टेंजेंट ऑफ प्लास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन: स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। इसका जो नेचर होता है वो चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट एंड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस। इसका जो यूज होता है टू रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस स्टीफनेस एट ए पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल के अंदर। तीसरा जो आता है वो आता है सेकेंड मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन होती है स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू द ओरिजिन। इसका जो नेचर होता है, ये एवरेज स्टीफनेस बिकम जीरो स्ट्रेस एंड ए गिवन स्ट्रेस लोअर देन इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ठीक है, मतलब एवरेज स्ट्रेस बिकम जीरो स्ट्रेस ए गिवन स्ट्रेस लोअर देन इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। डिजाइन प्रैक्टिस की बात करते हैं, यूज इन प्रैक्टिकल डिजाइन कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की बात समझें तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, मॉडुलस ऑफ कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ द क्रीप रिप्रेजेंट रिड्यूस स्टीफनेस ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन। इसका जो ई लॉन्ग होता है ये होता है ई सी डिवाइड बाई 1+θ या 500 FC के 1+θ होता है। जो ई लॉन्ग होता है ये लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होती है। ई सी जो होती है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होती है और थीटा क्रीप कोफिशिएंट होता है, मतलब हायर की लोअर लॉन्ग टर्म स्टीफनेस। क्रीप कोफिशिएंट की बात करते हैं तो एज ऑफ लोडिंग 7 डेज के लिए 2.2 होती है एंड 28 डेज के लिए 1.6 होती है और 1 ईयर के लिए 1.1 होती है। कुछ पॉइंट्स जो रिमेंबर याद कर लेते हैं कि डिजाइन पर्पज़ के लिए सेकेंड मॉडुलस इज कंसेप्चुअल यूज होती है, बट प्रैक्टिस बी टेक इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस एशिया 500 अंडर रूट FC के होता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट की इसकी जो डेफिनेशन होती है, फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है एज पर 456/2000 में ये होती है 0.7 अंडर रूट FC के, जिसका यूज होता है कहाँ पे? एस्टिमेशन ऑफ क्रैकिंग मूवमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द फ्लेक्सुरल बिहेवियर। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेनफोर्समेंट एंड इट्स यूज इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील की बात करें तो बेस्ड ऑन होता है यील्ड स्ट्रेंथ। स्टील इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द यील्ड स्ट्रेंथ। द स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जिसका एग्जांपल होता है AP 250, 415 एंड 500। जो अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ होती है ये न्यूटन पर mm² और MP होती है। यील्ड पॉइंट कंसेप्ट जो होता है, फॉर सेम स्टील यील्ड पॉइंट इज क्लियरली विजिबल, फॉर अदर्स yield point is not distinct. In such cases 0.02% and 0.002 offset strain is taken by the yield point. Modulus of elasticity of steel की बात करें तो it is the slope of elasticity portion ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जहाँ ES 2 × 10⁵ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टील के लिए होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील के बारे में। तो माइल्ड स्टील जो होती है C250 होती है, ये कैन बी ऑर्डिनरी या हॉट रोल्ड हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है 250 न्यूटन पर mm होती है। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की बात करें तो डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट होती है, लॉन्ग यील्ड प्लेट्यू होता है और लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर होता है। दूसरा आता है मीडियम टेंसाइल स्टील के बारे में। ये कैन बी ऑर्डिनरी एंड हॉट रोल्ड होती है। इस जो इसकी स्ट्रेंथ होती है हायर देन माइल्ड स्टील होती है। नेक्स्ट आता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, CTD बार, जो इसको बोलता है HYSD। ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होता है, जिसके एग्जांपल होते हैं 415 एंड 500 एंड मेड बाय कोल्ड ट्विस्टिंग प्रोसेस। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो हायर
यील्ड स्ट्रेंथ होती है, नो क्लियर यील्ड पॉइंट होता है, और यील्ड पॉइंट डिफाइंड बाय 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस। अब बात करते हैं टीएमटी बार की, जो थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार होते हैं। इसके एग्जांपल 415, 500, 550 होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग होती है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट से। स्ट्रक्चर की बात करती है, अदर सेल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनर कोर में सॉफ्ट और डक्टाइल होती है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन, यूजुअली कोटेड विद द एंटी कोरोसिव कोटिंग होता है। स्ट्रेस स्ट्रेंथ बिहेवियर कंपेरिजन टू 150 माइल्ड स्टील होता है। उसके बाद करते हैं इनके अंदर क्लियरली यील्ड पॉइंट होता है, लॉन्ग यील्ड प्लेट्यू होता है, लार्ज स्ट्रेन कैपेसिटी होती है। F415 की बात करते हैं, F15 की बात करते हैं तो हायर यील्ड स्ट्रेंथ होती है, नो डिस्टिंक्ट यील्ड प्लेट्यू होता है और यील्ड डिफाइंड बाय 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेन होता है। अब 500 की बात करें तो इवन हायर यील्ड स्ट्रेंथ होती है, स्मॉलर डक्टिलिटी कंपेयर टू द Fe14 होता है, एंड हायर अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। अब बात करते हैं यील्ड प्लेट्यू की, ऑब्जर्व्ड इन अ हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील में, मीनिंग्स लार्ज स्ट्रेन अकर एट नियरली कांस्टेंट स्ट्रेस, इंडिकेट डक्टाइल बिहेवियर, नॉट ऑब्जर्व्ड इन HYSD बार एंड TMT बार। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोल्ड वर्किंग के बारे में। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, स्टील इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट देन अनलोडेड। उसके बाद इफेक्ट इंक्रीज यील्ड स्ट्रेंथ, रिड्यूस डक्टिलिटी, एलिमिनेट यील्ड प्लेट्यू, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CDT एंड HYSD बार। समरी देख लेते हैं 255 की। डक्टाइल होता है, क्लियर यील्ड पॉइंट होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होता है। 415 की बात करें तो हाई स्ट्रेंथ होती है, डिफाइंड बाय 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस होती है, गुड बैलेंस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी होती है। 500 की बात करें तो वेरी हाई स्ट्रेंथ होती है, लोअर डक्टिलिटी होती है, यूज्ड वेयर द हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द HYSD बार। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यील्ड स्ट्रेस HYSD बार टेकन एट 0.2% प्रूफ स्ट्रेन होता है, because HYSD bar do not show clear yield point. Hence yield is defined by the proof stress method. स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की बात करें तो इनिशियली लीनियर इलास्टिक पोर्शन होता है, नो यील्ड पॉइंट होता है, ग्रेजुअल नॉन लीनियर बिहेवियर आफ्टर द इलास्टिक लिमिट होती है। अगर टेबल को समझे तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील बार के बारे में, तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बार के बारे में, तो जो माइल्ड स्टील होती है Fe250 होती है, इसका डायमीटर होता है 20 mm की 140 होती है। अगर डायमीटर ग्रेटर देन 20 हो तो ये 130 हो जाती है, और कंप्रेशन बार के लिए 130 हो जाती है। ठीक है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। और मीडियम स्टील के लिए जो होती है डायमीटर 20 अप टू 20 190 और ग्रेटर देन 20 190 होती है, और कंप्रेशन बार इन कॉलम के लिए 130 होती है। वैसे ही इसकी डायमीटर HYSD बार CTD HYSD बार के लिए 230 होती है, डायमीटर 20 और अप टू 20, और कंप्रेशन के लिए 190 होती है। Fe500 के लिए जो अप टू डायमीटर 20 के लिए 275 होती है, और कंप्रेशन बार इन कॉलम इज नॉट स्पेसिफाइड। अब बात करते हैं वैल्यू आर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस यूज्ड इन अ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर HYSD बार एंड CTD बार। यील्ड पॉइंट जो होता है 0.2% होता है, इलास्टिक पोर्शन जो होता है स्लोप मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होती है, ये इतना होता है। यील्ड स्ट्रेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रूफ स्ट्रेस मेथड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात करते हैं HYSD बार जो होता है, हायर यील्ड स्ट्रेंथ होती है, बेटर बॉन्ड विद कॉन्क्रीट होता है, नो यील्ड प्लेट्यू होता है, और यील्ड जो डिफाइन होती है 0.02 प्रूफ स्ट्रेंथ कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेनफोर्समेंट बार साइज अवेलेबल इन इंडिया। रेनफोर्समेंट बार साइज अवेलेबल इन इंडिया की डेफिनेशन होती है, नॉमिनल बार
डायमीटर आर स्पेसिफाइड इन मिलीमीटर्स। स्टैंडर्ड बार ये सारे होते हैं 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 36, 40, 45 एंड 50। मोस्ट कॉमनली जो बार 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm। यूज्ड इन प्रैक्टिस की बात करें तो स्मॉल डायमीटर यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एंड सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट। मीडियम डायमीटर बार यूज फॉर द बीम एंड स्लैब के लिए यूज होते हैं। और लार्ज डायमीटर बार जो होते हैं वो कॉलम और फुटिंग और ये हैवी लोडिंग मेंबर्स के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद में आता है हॉट रोल्ड वर्सेस कोल्ड रोल्ड स्टील बार, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी में फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों बाकी का जो बचा कुछ है।